तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो ये जो नज़में और कविता आपने सुनी है वो तीनों ही पुरुषों ने लिखी है नारी के लिए, नारी के सम्मान में। लेकिन इसी के उलट हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो नारियों को ऑब्जेक्टिफाई करके लिखे गए हैं। हो सकता है कि ये एक कारण हो जिस वजह से नारियों को अपना आंचल स्त्रीवाद के परचम की तरह लहराना पड़ा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे कि ऐसे और कौन से विषय हैं, समस्याएं हैं, विचारधाराएं हैं जहां स्त्रियों को स्त्रीवाद की ज़रूरत पड़ी और उसका परचम उठाना पड़ा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुशक्ति सिंह जी। अनुशक्ति सिंह जी की 2 किताबें आ चुकी हैं, शर्मिष्ठा और कित-कित। शर्मिष्ठा के लिए अमर उजाला का थाप श्रेणी में शब्द सम्मान भी मिला था। अनुशक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसा महसूस हो रहा है आपको जब हम उस विषय पे बात कर रहे हैं जिस पर आप बहुत मुखर होके बातचीत करती हैं, लिखती हैं, बोलती हैं? जब भी स्त्रीवाद या फिर फेमिनिज्म पर बात होती है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी तब तक बात आगे जाएगी नहीं। तो एक बातों की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, पर बातों की जो श्रृंखला है वह बढ़ती रहनी चाहिए। तो जब भी बात होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिरन। अच्छा, जब हम बॉलीवुड फिल्मों की बात कर रहे हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं खुद ही उन गीतों पर थिरकती रहती है। तो अवेयरनेस की कमी है, वो अवेक नहीं है वैसा कि उन्हीं को ऑब्जेक्टिफाई करके गीत लिखा जा रहा है और बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो उन गानों को एंजॉय कर रही हैं। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या है ना कि जागरूकता, आप ये सोचिए ना कि जब आप छोटी थी तो क्या आपको मालूम था स्त्रीवाद के बारे में? मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता है 19-20, हाँ, मैं लड़ाकू, मतलब अपने आप को मैं बड़ा मुखर मानती थी, मैं किसी से दबती नहीं थी, मैं बड़ी लड़ाकू थी, बट मुझे फेमिनिज्म नहीं पता था। मुखर होना, अपने अधिकार के लिए लड़ना या अपनी चीज़ों के लिए लड़ना एक बात होती है, और स्त्री विमर्श को एक होल में अपनाना, स्त्रीवाद को एक संपूर्ण विचार के तौर पर अपनाना दूसरी बात होती है। तो जो जागरूकता जो है वह नहीं थी। और स्त्रीवाद, दिक्कत क्या है कि स्त्रीवाद को लेकर जागरूकता जो फैलाई भी जा रही है वहाँ भी ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं, इतने अवरोध हैं कि जो जागरूक होना चाहता है या फिर जो टीजी है, जो टारगेट ग्रुप है जिसको जागरूक किया जाना चाहिए, वो लोग भी तनिक हिचक जाते हैं। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ, वे कहते हैं कि मैं ह्यूमनिस्ट हूँ, फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मेरा मन होता ये है, भी एक स्टेटमेंट है। मेरा मन होता है कि रोकूं और कहूँ रुको, फेमिनिज्म, ह्यूमनिज्म एक भावना है। फेमिनिज्म का अर्थ किसी के विरोध या किसी के खिलाफ में होना नहीं है। फेमिनिज्म का सीधा अर्थ है हर स्त्री का वह जहाँ है अपनी जगह पर कल से बेहतर स्थिति। तो इसमें वो किसी, अगर कोई स्त्री अपनी हालत बेहतर करना चाहती है अपने अधिकारों, अपने तय नैतिक अधिकारों के साथ, एथिकल रूल्स के साथ, तो इसमें बुरा क्या है? वो क्यों एक सामान की तरह ऑब्जेक्टिफाई की जानी चाहिए? पर अवेयरनेस। तो इन्हीं सब ऑब्स्टिकल्स के कारण ही शायद हमें एक स्त्री को, एक महिला को एक स्त्रीवाद जैसे एक टर्म की जरूरत पड़ रही है। वाद, देखिए, जब भी जो चीज़, वाद बड़ी अच्छी बात है। परसाई का भी कहा हुआ है कि वाद जो है या फिर दिन जो है वो किसी मजबूत का नहीं मनाया जाता, दिन हमेशा कमजोर होता है। वाद भी हमेशा उस आइडिया के पीछे होती है जो के साथ लगता है, जो आइडिया नहीं है, जिसको लाने की ज़रूरत है। तो हाँ, स्त्रीवाद लाने की ज़रूरत इसलिए है ताकि स्त्रियों की क्या समझ है, मनुष्य तो दोनों ही है ना, तो इनकी क्या समझ है, उनकी क्या वैचारिकी है, उसको सामने लाना, उसको एक वाद के जरिए, एक इज्म के जरिए आप ला रहे हैं। एंड इज्म इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट एक्चुअली ब्रिंग्स व्हाट इज हिडन बिहाइंड। और इनफैक्ट बहुत सारे पुरुष भी हैं जो महिलाओं के सपोर्ट में खड़े होते हैं, जैसे सती प्रथा एक पुरुष ने ही खत्म की। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए ना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने विधवा विवाह पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो ऐसा नहीं है कि तमाम पुरुष जो है वो स्त्रियों के खिलाफ ही हैं। लेकिन जब हम स्त्रीवाद की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा आता है कि पुरुष बड़े गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं कि ये बराबरी की बात कम है और शायद किसी एक एजेंडा की बात ज़्यादा है। दरअसल देखिए, मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, एक रोटी है जो बटनी है 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में। यहाँ पे LGBTQ को भी लाती हूँ, क्योंकि LGBTQ बहुत हद तक फेमिनिज्म के साथ ही चला आता है। तो चलिए, एक रोटी है, 2 हिस्सों में बटनी है। अब इस रोटी का 90% हिस्सा
बड़े भाई के पास है या एक्स के पास है, बड़ा भाई छोटा भाई नहीं करते, एक्स के पास है, 10% हिस्सा वाई के पास है, जबकि दोनों 50-50 एक्स और वाई दोनों को मिलना चाहिए था। अब जो वाई जो है, अब चूंकि एक्स वाई को आप इससे भी क्रोमोसोम से भी कर सकती हैं, अब वाई जो है वो चाह रहा है या चाह रही है कि मुझे मेरा बचा हुआ 40% हिस्सा मिल जाए। तो जो एक्स है, आप जमीन के झगड़े जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, जो एक्स है वो देना नहीं चाह रहा है कि अरे मुझे उसका 40% हिस्सा मैं कैसे लौटाऊं, ये तो मेरी कमी जैसा हो जाएगा। नहीं, दरअसल उनको लगता क्या है कि उनका अधिकार छीना जा रहा है। नहीं, जबकि ये है कि जो उन्होंने स्त्री के अधिकारों पर जो कब्जा कर रखा है उसी को स्त्रियां वापस लेने की मांग करती हैं। तो उनको लगता है कि उनके शक्ति क्षेत्र में थोड़ी कमी हो रही है, उनका जो पावर गेम है वो थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो तिलमिला जाते हैं। पितृसत्ता जो बहुत समय से बिल्कुल, पितृसत्ता इज व्हाट, पावर गेम। जिसकी सत्ता है उसके पास शक्ति है। तो जब स्त्रियां अपनी शक्ति जब कहती हैं कि तुम मेरी शक्ति वापस करो, मेरे अधिकार वापस करो, तो उनको लगता है कि मेरी शक्ति कम हो रही है, तो वो तिलमिलाते हैं। भारत जैसे सोसाइटी में जहाँ पर हम बहुत अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं, अलग अलग तरह का समाज है और उसी के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वहाँ पे स्त्रीवाद कैसे काम करेगा जब इतना अलग अलग लोगों की समस्याएं हैं। जैसे जो आपने पोषण की बात की, हो सकता है कि एक महिला जो बहुत अर्बन एरिया में रह रही है उसके लिए वो समस्या ना हो, लेकिन उसकी समस्याएं फिर अलग तरीके से। आपने दिल धड़कने दो फिल्म देखी है? नहीं। बड़ी अच्छी फिल्म है। दिल धड़कने दो प्रियंका चोपड़ा है और रणवीर सिंह है, फरहान अख्तर है। दिल धड़कने दो में ना होता क्या है कि लड़की जो है वो बहुत ही जो प्रियंका चोपड़ा जो है शी इज वेरी ब्रिलियंट, शी इज वेरी गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस, पर पिता जो है वो बिजनेस बेटा को ही देना चाह रहा है क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी बेटा ही चलाएगा। अच्छा, वो मुझे लगता है भारत में होता है। ये एकदम टॉप ऑफ द सोसाइटी, बहुत ही अमीर, एकदम ऊंचा टॉप ऑफ द सोसाइटी वाला एलीट क्लास में एक लड़की की समस्या है। आप देखिएगा, समस्या का मूल रूप एक ही है, पुरुषों को स्त्रियों के ऊपर प्रश्रय, स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा नहीं मिलना। दरअसल फेमिनिज्म की पूरी लड़ाई ही बराबरी के अधिकार की है। जो न्यूट्रिशन, पोषण की समस्या जो एकदम लोएस्ट ऑफ द पिरामिड पे है, वहाँ भी यही है, क्योंकि स्त्रियां अपने आप को, होता क्या, मुझे बहुत बचपन में एक किस्सा पढ़ा हुआ याद आ रहा है। बेटी होती है, बेटा होता है तो पूरे ग्लास दूध दिया जाता है, बेटी को आधा ग्लास दूध में पानी डाल के दिया जाता है। मतलब असल बात है ये, असल बात है और बहुत जगह ऐसा होता है। या फिर मुझे मेरी चाचियों का यहाँ की याद है कि अगर दही कटती थी तो दही का जो 70% हिस्सा था वो बेटे को मिलता था और बाकी 30% में 3 बेटियों को मिलता था। इनफैक्ट मेरे अपने साथ हुआ है, मेरी ससुराल में आई वॉज रेज्ड लाइक इन एन इक्वल एटमॉस्फेयर, राइट। तो मेरे घर में ये, हाँ, मतलब ये मुझे इसका बेनिफिट मिला है कि मुझे कई बार मेरे भाई से ज़्यादा, और शायद वो भी चूंकि उसको भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक पेट्रियार्कल यही थी कि मेरे भाई से ज़्यादा मुझे प्यार मिलता था, क्योंकि लगता था कि मैं तो चली जाऊंगी। पर हाँ, उसके पीछे वो एक पेट्रियार्कल कॉनोटेशन ही है। पर हाँ, आई वाज रेज्ड इन लाइक इन एन इक्वल एटमॉस्फेयर जहाँ पे मेरे लिए चीज़ें पहले होती थी। तो मेरी शादी हुई, मैं गई, और मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं दही में अगर पानी छोड़ देता है तो मैं नहीं खाती हूँ जमाई हुई दही में। तो गई तो मैं बहुत फ्रेल हो गई थी बच्चे के पैदा होने के बाद। तो मम्मी ने कहा कि कुछ खाती पीती नहीं हो, तो मेरी सास ने कहा अरे दही नहीं खाती है। तो और मम्मी ने कहा क्यों नहीं खाती है? तो उन्होंने दही जो मुझे रखा, जो सब बची हुई दही थी, आखिर में सबसे बची हुई दही थी, वो ला करके उन्होंने दिया। देखिए दही नहीं खा रही है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी ना दही, पानी छोड़ा हुआ दही नहीं खाती है। सो इट वाज द टेंडेंसी विद माय सास वाज कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को और अपने पति को, और खुद अपना पेट उनका भर जाए, जो बचा हुआ था वो बहू के हिस्से। तो ये तो होता ही रहा है ना, बहू और बेटी के हिस्से अमूमन जो सबसे आखिरी का है हिस्सा है वो आता रहा है। तो आप देखेंगे टॉप ऑफ द पिरामिड और बॉटम ऑफ द पिरामिड में एक जो कॉमन थ्रेड है वो है स्त्रियों को पुरुषों के बरक्स कमजोर और बराबर नहीं मानना। वो समझिए, वो कॉमन थ्रेड हर जगह है। और इसी वजह से, लेकिन एक बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है मेन एंड वुमेन के बीच। बायोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब ये थोड़ी ही है कि आपका एक बच्चा, 2 बेटे भी तो एक बहुत तंदुरुस्त हो सकता है, एक लीन फ्रेम हो सकता है, तो क्या आप उसके अधिकार में आधा कर देते हैं? तो फिर क्यों बेटे और बेटी में बराबर अंतर कर देते हैं? कंडीशनिंग जो है ना, बहुत मुश्किल, बहुत ही खराब चीज़ है। आपको मालूम है, मैंने कहा मैं अपने अधिकारों को लेकर बड़ा सजग थी बहुत बचपन से, एंड छोटी थी तो मुझे डैडी
डैडी कन्वर्टेड मी इनटू समथिंग कि मुझे उन्होंने बंदूक चलाना सिखाया, मुझे निशाना लगाना आता है। आई वाज एन आउटगोइंग इंडिविजुअल। जब मैं 18 साल की थी तब से मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ। येट इट टुक मी 3.5 years टू कॉल माई हस्बैंड आउट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि कंडीशनिंग थी मेरे ऊपर, बिकॉज़ यू ट्राई कि शायद काम कर जाए, हाँ, कुछ हो कि जाए। घर चलाने, परिवार चलाने की जिम्मेदारी, परिवार घर बसाए रखने की जिम्मेदारी औरतों की होती है। और ये कंडीशनिंग स्त्रियों का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कंडीशनिंग एक छोटे एक छोटे परिवार में, मतलब छोटे परिवार नॉट इन द टर्म्स ऑफ क्लास और समथिंग लाइक दैट, छोटे परिवार के 2-3 लोगों के परिवार में, या फिर एक लोअर पेडेस्टल, मतलब जो एकदम गरीब परिवार है उसमें, और एक बहुत अमीर परिवार उसमें एक जैसे काम कर सकती है। इट इज लाइक डिफरेंस है ही नहीं कोई। क्यों कंडीशनिंग? अरे मैं, लोग क्या कहेंगे? परिवार की इज्जत की एक्चुअली इज्जत की जिम्मेदारी ना स्त्रियों को पैदा होने के साथ ही उनके सर पर डाल दी जाती है। लड़कियां घर की इज्जत है, तो इज्जत को घर बनाए रखना है, घर को संवारे रखना है। वहाँ पर एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ऐसे बहुत सारे केसेस में मैंने सुना है, और अक्सर लोग बात भी करते हैं कि जब महिलाएं बहुत अवेयर हो जाती हैं तो स्त्रीवाद के कारण बहुत फेल्ड मैरिजेज हो जाती हैं, जब वो अपने हकों की बात करने लगते हैं या अपने बारे में बोलने लगे। हम इसको 2 नज़रिए से देख सकते हैं। जब हम अपने नज़रिए से देखते हैं तो हम बात करते हैं कि नहीं, हम अपने हकों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इनके अंदर कुछ ज़्यादा फेमिनिज्म आ गया, इसलिए। दरअसल पता है, भारत में ना शादियां क्यों चल रही थी अब तक? बहुत ज्यादा शादियां टूटती नहीं थी। क्यों? क्योंकि औरतों से त्याग और समर्पण की उम्मीद होती थी। जितना अधिक त्याग औरतें करेंगी, पति आकर के 2 मुक्का मार के चला जाए, 2 थप्पड़ मार के भी चला जाए, तो औरत को चुप रहना है, वो शादियां चल जाती थी। मैंने तो ये भी देखा है कि दिन में पति ने मारा, शाम में दोनों मूवी देखने चले गए। पति ने एक गले का हार लाके दे दिया, और कुछ नहीं तो एक साड़ी दिलवा दी, और कुछ भी नहीं तो एक जलेबी का दोना पकड़ा दिया, औरतें मान जाती थी। लड़कियों ने या औरतों ने वह मानना बंद कर दिया है। दे हैव स्टार्टेड टू कॉल इट आउट, दे हैव स्टार्टेड टू शो देयर लाइक कि अभी डिसएग्रीमेंट, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, तुमने यह गलत किया है। थप्पड़ फिल्म को ना मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। हाँ, मैं उसको एग्जाम्पल के लेने वाली हूँ कि नहीं मार सकता एक थप्पड़ भी तुम क्यों मार दोगे? उसमें बड़ा एक अच्छा सवाल उसका बॉस करता है कि तुमने गुस्सा तो तुम मुझ पे थे, तुमने मुझे क्यों नहीं थप्पड़ मारा? क्योंकि उस पुरुष को शक्ति संस्था और शक्ति संरचना के बारे में मालूम था। उसको मालूम था कि बॉस को थप्पड़ मारेगा तो उसकी नौकरी जाएगी, बीवी को थप्पड़ मारेगा बीवी तो सह लेगी, औरत सह लेगी। ये एक कंडीशनिंग, ये एक मनहदशा पुरुषों के दिमाग में हमेशा से रही है। 2 पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ। तो एक समझ, तो दरअसल क्या है ना कि बात औरतों के अवेयर होने के साथ पुरुषों के अवेयर होने की भी है। लड़कियां तो अवेयर हो गई, पर उनका जो काउंटर पार्ट है, उनका पार्टनर है, वो उतना अवेयर नहीं हुआ। तो वो इस हिसाब से अपनी कोशिशें करता है कि लड़की सह लेगी, लड़की अपनी डिसएग्रीमेंट जाहिर करती है, शादियां टूटती हैं। पर वहां पे अच्छे पुरुष भी हैं, अच्छे पुरुष मतलब जागरूक पुरुष भी, जो इक्वालिटी में भरोसा करते हैं, जो जानते हैं कि सिर्फ पुरुष होने की वजह से उनके पास अधिक शक्ति नहीं आ जाएगी, वो उनके और उनकी पार्टनर दोनों के अधिकार बराबर है। वो शादियां बहुत चल रही है। मेरे बहुत सारे अवेयर दोस्त हैं, बहुत सारे, इतनी सुंदर, और उन शादियों में ना दोस्ती बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। पहले बल्कि दोस्ती होना चाहिए, बाद में। एग्जैक्टली। तो जब दोनों जागरूक लोग होंगे ना तो दोस्त जाहिर है बनेंगे। पहले, अब उससे पहले तो राजा और गुलाम, मतलब मालिक और गुलाम वाली स्थिति होती थी, वो स्थिति टूट रही है, दोस्ती बन रही है। तो दोस्ती वाली शादियां बहुत चल रही है। मैं कुछ केसेस ऐसे भी जानती हूँ मेरे आसपास के, जहाँ पर जो लड़की है वो किसी कारण से अपने हस्बैंड से अलग हुई, और कारण बहुत मतलब ऐसा कारण था जिस वजह से अलग हो ही जाना चाहिए। वहाँ पे जब आप एलिमनी की डिमांड करते हो तो वहाँ जो इन लॉज हैं वो पैसा देने को राजी नहीं है। हाँ, कभी नहीं होते, और कहते हैं कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे घर पर वापस आ जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जानते हैं ये हमेशा उसके बाद सेक्शन 9 का जितना मिसयूज करते हैं ये सेक्शन 9 रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। तो वो करते क्या है कि वो जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस है, वो जानते हैं लड़की भाग के गई है, फिर वो कहेंगे सेक्शन 9, हाँ मुझे मेरा शादी वाला अधिकार वो कर दो। अगर, और उनका फायदा लड़कों को क्या मिलता है कि आप सेक्शन 9 को अगर थोड़ा इलेबोरेट कर सके, क्योंकि मेरे को भी मालूम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता है, क्योंकि मेरे ऊपर खुद हो चुका है। तो मैं बता, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एक केस लड़का दायर करता है कोर्ट में कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक सुखद वैवाहिक जीवन जीना चाहता हूँ।
वहाँ पे जो कोर्ट है वो लड़की को, या तो लड़की पूरा उसके खिलाफ दे, सबूत दे, पेश करे, और अक्सर इस मसले में यात्राएं बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो या फिर लड़की उसमें अपियर होने से मना कर देती है कि मुझे कोर्ट कौन होता है देने वाला, जैसे मैंने मना कर दिया। तो होता क्या है कि कोर्ट जो है उस फैसले के बाद लड़के के हक में एक फैसला सुना देते हैं अमूमन, कि आप तलाक ले सकते हैं। और उस तलाक में जो होता क्या, लड़के की का जो पार्टी, मतलब जो मेल पार्टी है, वो उसका एक अपर हैंड हो जाता है, एक अपर हैंड हो जाता है। और लड़की को जो लड़की को एलिमोनी मिलनी थी वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। मतलब अच्छा, वो कम हो जाएगी कोर्ट की तरफ से? कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वो कोर्ट का फेवर मतलब होना नहीं चाहिए, पर नॉर्मली चूंकि देख करके एक सबूत क्रिएट कर दिया जाता है ना कि लड़की ही शादी में नहीं रहना चाहती है, लड़की इज द प्रॉब्लम फैक्टर। लड़का तो यहाँ ये कोशिश की जाती है दिखाने की लड़का तो हमेशा से शादी में था, जबकि और होता क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी लड़की के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, लड़की के साथ जो हुआ, उसके सबूत, उसके मेडिकल प्रमाण बहुत कम होते हैं, बहुत कम केसेस में होते हैं। क्योंकि किसी ने मारा, आप इसको क्या सबूत देंगे? तो लड़की डोमेस्टिक वायलेंस के सबूत दे नहीं पाती है, तो वो होता जो लड़की को जो मिलना था, जो उसका दायित्व, जो 20-30% जो उसका जाहिरन था, वो भी नहीं मिलता है। आपकी किताबों की क्या कहानी है, शर्मिष्ठा और कित-कित? देखिए, दोनों ही किताबें स्त्री विमर्श पर हैं मूलतः। शर्मिष्ठा एक अकेली माँ के अपने तरीके से जिंदगी जीने की कहानी है, और किसी पेट्रियार्कल फोर्स के आगे, पितृसत्तात्मक शक्ति के आगे ना झुकने की कहानी भी कह सकती हैं उसको। शर्मिष्ठा दरअसल आप जानती हो कुरुवंश की आदि विद्रोहिणी की तरह मैंने उनको लिखा है। वे ययाति की कॉन्कुबाइन थी, ये मतलब उनकी दरअसल ययाति की जो पत्नी थी देवयानी, उनकी मित्र थी देवयानी, जिनको, और वो राजकुमारी थी, शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, ये बहुत दीगर बात है। देवयानी किसी गुस्से में शर्मिष्ठा को अपनी दासी बना करके लाती हैं, चूंकि शुक्राचार्य की बेटी थी और शुक्राचार्य का तो रुबाब था, तो शुक्राचार्य के डर से विश्वप्रभा अपनी बेटी को भेज देते हैं देवयानी के साथ। तो वहां पर शर्मिष्ठा से प्रेम हो जाता है ययाति को, और उनका एक बच्चा होता है। हालांकि अभी तक में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पर मैं थोड़ा लॉजिक लगाया कि भाई एक बच्चा ही बहुत मुश्किल था देवयानी के लिए झेलना, तो 4 कहाँ से हो जाता व्हाइल स्टेइंग देयर। ठीक है, तो एक बच्चा, मैंने स्कूल में एक बच्चा होता है, और उसके बाद राजा उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि मेरा ही बच्चा है, उसको छोड़ देते हैं जंगल में, जहाँ पे वो अपने बच्चे को अकेले रेज करती है। और फिर एक दिन जब राजा के ऊपर, उस बच्चे को भी नहीं मालूम कि पिता कौन है, फिर एक दिन बच्चे को पता चलता है, और राजा ययाति को अभिशाप मिला था कि तुम जर्जर बूढ़े हो जाओ। तो लौटता है, देवयानी ने शिकायत की पिता से कि मेरा पति बहुत सारी स्त्रियों के साथ घूमता फिरता है, तो शुक्राचार्य ने अभिशाप दिया। तो बेटा को पता चलता है, उसी दिन अचानक से बेटे को पता चलता है कि उसके पिता ही है ययाति। तो बेटा आता है, और ये बड़ा रोचक मिथकीय किस्सा है कि वो बुढ़ापा ओढ़ लेता है पिता का। खैर बाद में तो वो मेरी कहानी में कच्छ ने, बृहस्पति के बेटे कच्छ जो है वो देवयानी के प्रथम प्रेम के तरह रहे हैं। कच्छ ने उस अभिशाप को बदल दिया है। पर तो यहाँ पे जब शर्मिष्ठा को पता चलता है कि पुरु ने ले लिया है पिता का अभिशाप, मतलब उनकी माँ को जब पता, हाँ, जब शर्मिष्ठा को पता चलता है कि पुरु ने अपने पिता का अभिशाप ले लिया, तो आती हैं, तो और जब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, तो तब उस दिन ययाति को होता है कि मुझे तो शर्मिष्ठा के साथ जीना था। नहीं, आस्क हर टू, रुको तुम मेरे साथ, और वो कहती है नहीं, जब मैंने अपना पूरा जीवन अकेले काट लिया, तो अब आकर क्या फायदा है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मैं अपना जीवन अपने ही तरीके से काटूंगी। अच्छा, बीइंग फीमेल, आपने भी एक लंबा समय सिंगल पेरेंट रहकर काटा है, तो इंडियन सोसाइटी में खास तौर पे कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को रेज करना। एक केस मैं बताती हूँ, किसी महिला ने मेरे को बताया था, वो सिंगल पेरेंट ही हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको जाना था, और वो लोग फोर्स कर रहे थे बार बार कि पिता को लेकर आओ, पिता को लेकर आओ। तो उन्हें चिल्लाना पड़ा वहाँ कि अरे मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका पिता हूँ, अब ये बताओ कि तुम ये काम करोगे या नहीं करोगे। तो इस इंडियन सोसाइटी की वो बात है। तो वहाँ पर सिंगल पेरेंट होकर बच्चे को रेज करना इन तमाम चीज़ों के बीच कितना मुश्किल है? देखिए दीपाली, बहुत शुरू में जब मैं आई थी, तो जब मैं बेटे का एडमिशन करवा रही थी स्कूल में, तो मैं नहीं चाहती थी पिता का नाम हो। अच्छा। हाँ,
हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट पे तो नाम था ही, चूंकि बच्चा जब 2.5 साल का था तब मैं अलग हुई थी, तो बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम था ही, तो ऑब्वियस है कि जब आप स्कूल में देंगे बर्थ सर्टिफिकेट तो उसमें नाम लिखा ही जाएगा। फिर मैंने ना आई कार्ड में उसके पिताजी का इस पर तस्वीर लगा दी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं अकेली रह रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम हो। तो मिशनरी स्कूल था मेरे बेटे का, तो दे अंडरस्टूड इट। एक चीज़ ये हुई। हाँ, मुझे एक बार बड़ी दिक्कत हुई थी कि जब घर लेने के लिए मैं जा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि कौन लोग हैं, तो मैंने कहा मैं हूँ, मेरा बेटा है, तो अपने पट्टी का वो दीजिए, आधार कार्ड दीजिए। तो मैंने कहा क्यों? तो क्योंकि मैम ये बहुत बड़ा ज़रूरी होता है। हमने कहा कि नो, मैं डिवोर्स्ड हूँ, मतलब ऑन डिवोर्स वे हूँ, सेपरेटेड हूँ मेरा, तो मैं उनका आधार कार्ड क्यों देना चाहूँगी आपको? तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि मेरी माँ कह रही है कि सिंगल पेरेंट्स को, सिंगल मदर को घर नहीं देना है। बड़ा बहुत बुरा लगा था मुझे, पर उसी टाइम में एक दूसरा घर खाली था, हालांकि वो उतना अच्छा नहीं था, पर बड़े अच्छे लैंडलॉर्ड मेरे निकले, उनके साथ मैं, उनके घर में मैं 5 साल रही, मतलब। तो उन्होंने बोला कि आप शांति से रहिए, आपको जैसे है। लोग देखिए दीपाली, इट्स ऑलवेज अबाउट लाइक सोसाइटी इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। वहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो मेरे अनुभव जो है वो दोनों तरह के रहे। तो ये इन्हीं अनुभवों की वजह से आपने चुना कि मैं इस तरह के इस सब्जेक्ट पे और ज़्यादा खुल के मुखर होकर बात करूंगी। हाँ, बिकॉज सिंगल पेरेंट होना गुनाह करना नहीं है। हाँ, ठीक है, राइट। ये बस अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। तो इसके प्रति उनको अपराधियों की तरह क्यों ट्रीट किया जाए? बट आसपास के लोग अगर कुछ बोलते हैं कभी, या आपको ऐसा लगता है कि जज करते होंगे, या करते रहे अपनी बला से करते रहे। तो फेमिनिज्म आपका वहां से शुरू हुआ? नहीं, फेमिनिज्म मेरा ना मतलब होता क्या है कि आप किताबों को पढ़ते जाते हैं तो आप समझते जाते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत जैसे आपने बताया कि क्योंकि आप एक ऐसे परिवार में पली बड़ी हो जहाँ पर आपको इक्वली ट्रीट किया गया है, तो तब तो आपके मन में थॉट्स नहीं आए होंगे। हाँ, पर आप जब आप देखते हैं ना कि बीइंग वुमन आपको सबड्यू किया जाता है, आपको दबाया जाता है, तो आप चीज़ों को सोचने लगते हैं, या फिर आप किताबों को पढ़ते हैं। जैसे कि इनकी ऑस्कर वाइल्ड की कहानी है लेडी विंटरमेयर्स फैन, बड़ी अच्छी कहानी है। उसमें एक सास जो है मतलब माँ जो है अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी इज्जत को वो कर देती है, पर वहाँ पे क्यों किसी औरत का पंखा अगर कहीं पाया जाए तो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठ जाए। तो आप जब, या फिर पिग्मेलियन पढ़ रहे होते हैं, या फिर मेजर बारबरा पढ़िए आप, जीबी शॉ की, तो मुझे किस्से और कहानियों ने बनाया है। तो वहाँ से आपको लगा कि आपको इस तरह के टॉपिक पे, तो मैं औरतों के बारे में बात करने लगी। मुझे लगा कि औरतों का अधिकार बराबर होता है। ओवर द पीरियड आई गॉट टू नो दैट दिस इज फेमिनिज्म। इंडियन सिनेमा की हम पहले बात करें, इंडियन सिनेमा ने कैसे इस पूरी सोसाइटी को, सोसाइटी में विमेन की एक छवि बनाई है। गाने तो हम देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के गाने हैं, आइटम सॉन्ग्स हैं ख़ास तौर पे, जिनमें तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, लिरिक्स हैं, बाकी ओवरऑल किस तरह से छवि बनाई है। जैसे हम अक्सर देखते हैं ना कि एक रोती हुई माँ है, परेशान हो रही है, या किचन में काम करने वाली बहू है जो अंत में वो हंसी खुशी सबके साथ राजी होके फिर वो कहानी का अंत हो जाता है। आप भारत के इतिहास और परंपरा को देखेंगे तो औरतें बहुत मजबूत रही हैं। बेगम हजरत महल है, रजिया सुल्ताना है, आप मैत्रेयी, गार्गी, कुंती, द्रौपदी, तमाम औरतें बहुत फोर्सफुल हैं भारतीय इतिहास में भी। और या मुमताज महल जिसका पूरा, या फिर नूरजहां जो कि शी वाज द पावर होल्डर। तो भारत की परंपरा और इतिहास में औरतें बहुत शक्तिशाली रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी औरतें बढ़ चढ़ के भाग, और तमाम औरतें, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मतलब आप कहीं भी ना एक ट्रेस ऑफ सेपरेशन था, पर औरतों को एक सेकंड एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। दे वर इक्वल पार्टिसिपेंट्स। पर जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप फिल्मों का दौर शुरू होता है, हाँ उनके अपने ड्रॉबैक्स और इश्यूज थे भारतीय उसमें भी, पर जहाँ पे औरतों को पॉपुलर कल्चर में नहीं आया, तो वहाँ होता क्या है कि औरतों को ना एक अलग छवि बनाई गई है, जहाँ पे औरतें एकदम गुंडे आएंगे और दुपट्टा खींचेंगे, औरतें रोने लग जाएंगे। दे डिड नॉट नो हाउ टू प्रोटेस्ट। वहाँ पे हमेशा एक पुरुष आता था जो उसको बचाने के लिए, उसका हीरो बनने के लिए। तो पॉपुलर कल्चर में ना औरतों को एकदम गुड़िया बना के, कठपुतली बना के रख दिया गया। द मिथ।
दमित, शोषित, जिसके बच्चे जो अपनी जिसके ऊपर वो मतलब पानी फेंका जा रहा है, जिसके साथ बदतमीजी की जा रही है, पर वो कुछ नहीं बोल रही है, वो यही कह रही है मेरे करण अर्जुन आएंगे। भाई मेरे में कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इन दैट केस कई एक आध फिल्में जो है बहुत बेहतर काम करें, जैसे कि लज्जा, राजकुमार संतोषी की एक अच्छी फिल्म है। हालांकि हर फिल्म के इफ्स और बट्स होते हैं, पर एक अच्छी फिल्म है वो फिल्म मदर इंडिया। फिर एक अच्छी फिल्म है जहाँ पे शी टेक्स हर ओन स्टैंड कि उसके लिए बेटी उस लड़की का प्राइड ज्यादा मैटर करता था बेटे के बदले से। तो कुछ फिल्में जरूर बनी है, पर वो फिल्में पॉपुलर कल्चर का हिस्सा नहीं हो पाई। पॉपुलर कल्चर में वही आई, अजय देवगन की अकेली ना बाजार जाया करो। पता है उस फिल्म को देखती थी, उस गाने को देखती थी तो मेरा मन करता था अंदर टीवी के अंदर घुस के मारूं मैं। एब्सोल्यूट ईव टीजिंग है उसमें। तुम कैसे छू सकते हो अकेली ना बाजार जा, मतलब मैं गुस्सा हो जाती थी उस गाने को देख करके। या फिर अगर तुम मुझको चाहो, अगर ना चाहो तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो होगी मुश्किल। ठीक है प्यार है, पर आप रिवेंज को कितना बड़ा बना दे रहे हैं। और खासतौर पे तब जब आप एक ऐसे मीडियम के लिए काम करो जिसको बहुत लोग देख रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट फिल्म इज द एक्चुअल मास मीडिया। किसी और चीज का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है जितना फिल्मों का होता है। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया बाहुबली फिल्म में भी। बाहुबली में एक सीन मुझे बहुत है कि मानिनी इतनी है कि वो उसके हाथ पर चढ़ जाती है, पर बाहुबली में भी कहीं ना कहीं मतलब है, देयर इज अ पावर वहां पे। मतलब मेरा वचन ये शासन पावर है, पर जब वो पिंक और ब्लू वाली जब तीर निकलते हैं तो मुझे बड़ा लगा कि ये क्या हो रहा है। इवेंचुअली आप स्टीरियोटाइप तो आपने कर दिया ना, जबकि बाहुबली में फीमेल पावर को बहुत जगह दी गई है। तो स्टीरियोटाइपिंग है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, स्त्रियां लड़कियां एक ही रंग को लाइक कर सकती हैं, जबकि मुझे पर्सनली पिंक एकदम नहीं पसंद है। तो फिल्मों ने ना स्टीरियोटाइपिंग को, लड़कियों को पिटीट, दमित, कमजोर बनाने को बहुत हाई टोन किया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि वो पुरुष उसको बचाने आ रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि जब हम किसी भी बेटी की तारीफ कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं कि बेटी नहीं है बेटा है। या बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे कि जहाँ पर किसी एक लड़की ने बाकी के पुरुषों के मुकाबले में किसी एक इसी व्यक्ति को बचा लिया, तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि शी वॉज द मैन देयर। मुझे ना बहुत पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था यू आर द मैन ऑफ द फैमिली। मैंने कहा नो, आई एम द वुमन ऑफ द फैमिली। या शी इज द मैन, एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी। ये सब जो एक नोशन है ना कि शक्तिशाली पुरुष ही हो सकता है, स्त्रियों का काम तो चूड़ियां पहनना। अब देखिए ना मुहावरे देखिए, अरे तुम क्या कर रहे हो लड़ाई में, तुम जाके चूड़ियां पहनो। तो औरतों को ना एक कमजोर एंटाइटी का एक प्रतीक बना दिया गया है। अच्छा, फैसले ले रही है, फाइनेंशियल डिसीजंस ले रही है, अपना काम कर रही है, शी इज अर्निंग, शी इज रनिंग द फैमिली, इट मीन शी इज नॉट अ वुमन, शी इज डूइंग मैनली जॉब। नो, शी इज अ वुमन। वो उसका अस्तित्व है, जैसे तुम्हारा पुरुष है वो उसका अस्तित्व है, दैट शी कैन डू ऑल। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ महिलाएं हैं जो खुद ही रूढ़िवादी को तोड़ना नहीं चाहती, उस रूढ़िवादिता को, जिसमें कंडीशनिंग, वही आंसर लाइज टू एक्चुअली हो क्या है ना, कुछ स्त्रियों को पेट्रियार्की ने अपना पाया, मतलब स्तंभ बना करके रखा है पितृसत्ता ने, कि देखो सारी लड़ाई तो घर के बाहर, औरतें और पुरुष घर के अंदर और घर के बाहर बटे हुए थे। तो घर के बाहर की लड़ाई तो पुरुष कर रहे थे, घर के अंदर उनकी सत्ता कौन चलाएगा? अगर घर के अंदर स्त्रियों की सत्ता चल गई तो उनका खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा, उनका शासन ही कमजोर हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ स्त्रियों को पावर दे रखा था कि जाओ तुम मेरे बिहाफ पे शासन करो और मेरे अकॉर्डिंग शासन करो। तो वो स्त्रियां जो हैं वो रूढ़िवाद क्यों तोड़ेंगी? क्योंकि उनको पावर मिला हुआ है। इट्स ऑल लाइक यू नो, ये सारी सत्ता की लड़ाई है। अच्छा, इसमें ना एक फैक्टर और भी है कि अभी हम एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जो जावेद साहब पर थी, जावेद साहब सलीम साहब पे, जहाँ पे वो लोग अपने स्ट्रगल की कहानियां सुना रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं कैसे रेलवे स्टेशन पे सो जाता था, 3 एपिसोड। हाँ, मैं रेलवे स्टेशन पे सो जाता था अपने स्ट्रगल के दिनों में, या मैं कहीं नहीं खाता था, मैं गुफा में जाके रह रहा था। वहाँ कुछ महिलाओं के कमेंट थे, वहाँ वो लिख रही है कि जो स्ट्रगल जावेद साहब कर पाए ये मैं नहीं कर सकती, मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर नहीं सो सकती। हाँ, क्योंकि शेल भी लाइक एन ओपन एंटिटी, कोई भी एक मतलब जो वहाँ का भिखारी है वो भी कूद पड़ेगा। हाँ, एक लड़की अगर प्लेटफॉर्म पे सो रही है, तो सोचिए कि स्त्रीवाद की जो लड़ाई है जो इतने समय से चली हुई आ रही है वो कितनी और लंबी बाकी है। बहुत लंबी बाकी है, बहुत बहुत लंबी। अब अभी भी सोचो ना कि किसी भी अनजान, हालांकि मैं निकल जाती हूँ, पर कई बार बहुत बार डर लगता है कि आप किसी अनजान रास्ते से निकल रहे हो तो आप अकेले क्या कर लोगे?
अकेले आप ही मैन और शी वुमन ही क्यों ना हो, आप अकेले नहीं लड़ पाओगे। मैं किस दिन मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर हल्क की ताकत आ जाए कि मैं एक साथ 20 को कर दूं, पर हल्क भी हार जाता है, राइट। क्योंकि स्त्रियों को सामान के तौर पे, और दरअसल इस बात को ना आप ये ले जाइए कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है ना इंडियन सोसाइटी में कि औरत देखते नहीं है कि वो औरत के ऊपर कूद पड़ते हैं। मतलब उनके लिए सिर्फ एक देह है। देह है। स्त्रियां जो है वो मनुष्य, दिमाग, मन कम और देह अधिक है। तो आपको ऐसा लगता है कि एक लूप है जहाँ पर स्त्रियों के करियर पे भी बहुत इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि हाँ, विशेष सर्कल तो है ना। आप करियर वुमन है, आप अपने आसपास देखेंगी सेम प्रोफाइल पे एक लड़का है और लड़की है, पे गैप है। हाँ, जैसे बहुत सारे ऐसे भी हमने उदाहरण देखे थे जहाँ पर जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने ये बोला कि हमारा पे स्केल भी इक्वल होना चाहिए, बराबर प्रियंका काम चोपड़ा कर रहे ने हैं, और लेकिन दीपिका पादुकोण ने पे स्केल, बराबर पे स्केल के लिए बहुत लड़ाइयाँ की हैं। बीबीसी की एक बहुत सीनियर डायरेक्टर ने इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उनको पे गैप दिखा था। तो महिलाओं का वो पे गैप है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस भी हैं ना जहाँ आपको बाहर निकलना पड़ेगा या उस तरह का स्ट्रगल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो लड़की लिख रही है कि जावेद साहब के लिए वो स्ट्रगल करना ईजी था लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो वहाँ पर आप उस जगह पे जहाँ आप शायद बेहतर हो सकते हो, आप वहाँ नहीं जा पा रहे हो। तो जब हम स्त्रीवाद की बात कर रहे हैं और जब इस तरह के उदाहरण देखते हैं तो न्याय कैसे होगा? न्याय यही होगा कि लड़कियों को बाहर निकलना पड़ेगा। दिल हैव टू, जितनी लड़कियां बाहर निकलेंगी उतना ही अधिक सेफ होगा लड़कियों के लिए, क्योंकि तब ना लड़कों की मेजॉरिटी कम होगी। अच्छा ये बताइए ना कि आपने कभी देखा है कि जहाँ 5 लड़कियां हों वहाँ पे कोई घुसने की कोशिश नहीं करता है? 5 लड़के भी दूर ही रहते हैं। तो लड़कियों को सिर्फ बाहर नहीं निकलना होगा, उनको अपनी उस जो उनके मन में एक कंडीशनिंग है कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशनिंग से भी बाहर निकलना होगा। आई एम सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट। मुझे ना भारतीय मिथक में दुर्गा के चरित्र की एक खूबी बड़ी अच्छी नजर आती है, दैट शी इज द वन। उसमें वो बहुत सारी स्त्रियां उसमें समाहित हैं, दैट दे फाइट। तो अगर आप कहीं ना कहीं, आपको अपने लिए दुर्गा खुद बनना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहाँ पर जैसे कि प्रधानमंत्री जब एक भाषण में कहते हैं कि आप अपनी बेटियों को नहीं, बेटों को सिखाइए कि कैसे बिहेव करना है। अच्छी बात कही प्रधानमंत्री, हालांकि मैं उनसे बहुत बार सहमत नहीं होती हूँ, पर ये बहुत अच्छी बात कही है और एक बहुत ज़रूरी बात है कि बेटों को, दरअसल पता है, मैं एक बेटे की माँ हूँ, एक लड़के की माँ हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको अधिक संवेदनशील बनाऊँ अपने तमाम दोस्तों के प्रति और स्त्रियों के प्रति भी। जो सोसाइटी की कंडीशनिंग है कि दे आर गर्ल्स, दे कैन नॉट डू लाइक दैट, दे आर वीकर, नो, दे आर इक्वल बीइंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम, टू टेल बॉयज कि औरतें उतनी, लड़कियां उतनी ही मनुष्य हैं, उतनी ही इक्वल बीइंग्स हैं जितने तुम हो। यू कैन नॉट हार्म देम, यू कैन नॉट, और नहीं तो दे कैन हार्म यू, यू कैन नॉट यू नो मार्जिन देयर लाइफ। नहीं। अच्छा, कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी हैं जब हम कहते हैं कि महिलाएं अधिक सॉफ्ट होती हैं या इमोशनल ज़्यादा होती हैं, तो वो जो इमोशनल फैक्टर्स हैं जो नेचुरल हैं वो उनको कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं। क्या इंदिरा गांधी को आप इमोशनल, भावनात्मक मानती हैं? देश की सबसे सफल हालांकि इमरजेंसी को हटा दिया जाए तो देश की सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में से एक रही हैं। मुझे ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं इंदिरा नूई। दरअसल क्या है ना कि कुछ एग्जांपल सेट किए गए हैं टू कीप वीमेन बिहाइंड। मतलब ये भी एक कंडीशनिंग का हिस्सा। हाँ, जैसे कि लड़कियों को ना विज्ञान और गणित नहीं पढ़ने दिया जाता, लड़कियां कैसे गणित पढ़ेंगी? लड़कियों को तो उनकी एनालिटिकल लॉजिकल जो एबिलिटीज थी उसको सप्रेस कर दिया गया। मैं जबकि मतलब मैं गणित में 90% प्लस स्कॉलर हूँ। गणित बहुत बढ़िया सब विषय है, अगर आप उसको समझाएंगे तो कोई भी पढ़ेगी। लड़कियां खराब ड्राइवर होती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों होती है भाई? जब जो लड़की बाहर निकल ही नहीं रही थी, वो अचानक से उसको तुम स्टीयरिंग पकड़ा दोगे तो वो कोई लड़का भी वैसे ही चलाएगा। आप उसको तो लर्निंग फेज में, आप उसको अगर चेक ही करना है तो लर्निंग फेज में जो दोनों ड्राइवर हैं, दोनों को देखो किसका दिमाग ज्यादा काम कर रहा होता है। एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है कि एक पोइट्री इवेंट था, वहाँ पर मैं जज गई थी, तो वहाँ एक लड़की आई थी काफ़ी दूर से। तो उन्होंने बताया कि मेरी सास को पसंद नहीं है मैं कविताएं वगैरह करूँ और इधर उधर जाऊँ, लेकिन हस्बैंड थोड़ा सपोर्ट करते हैं, पर ठीक है मैं यहाँ आ गई, नहीं जीती कोई बात नहीं। तो एक इस तरह की मेंटालिटी भी है। वो घर बचाए रखने की मेंटालिटी है, शांति बनाए रखने, क्योंकि शांति की जिम्मेदारी ना ओवर एट द एंड ऑफ द डे वो जो लड़की है ना, बहू, उसके सिर पे ही आती है।
लेकिन वहाँ पर जब सोसाइटी ये कहती है कि तुम वहाँ एडजस्ट भी कर सकती थी, चीज़ें बची रह सकती थी, यही तो एक पूरी संस्था है जो विवाह की, वो अच्छी रह सकती थी। सोसाइटी ना, एक्चुअली सोसाइटी का पूरा काम धाम ही औरतों को दबाने से चल रहा है। ठीक है। हाँ, अगर सोसाइटी में अगर औरतें मुखर हो जाएंगी तो कितनी सारी चीजें ध्वस्त हो जाएंगी, ये भी तो देखो ना। सारी चीजें उलट पुलट हो जाएंगी ना। तो अब तक एक्चुअली जो भारतीय सोसाइटी है उसमें शादी इसलिए बची हुई थी क्योंकि औरतें सह रही हैं, सास की सह रही है, बहू मतलब पति का सह रही है, देवर का सह रही है, जो भी जो बोल के जा रहा है वो सह रही है। लेकिन जब आप इस तरह के एक बड़े फैसले लेते हो कि आपको एक शादी में नहीं रहना है, तो वहाँ पर सोसाइटी आपको एक अलग नज़रिए से देखने लगती है। शायद कई बार आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट ना करे, कई लड़कियों के साथ ये भी होता है, और ऑब्वियसली आप एक घर को तो छोड़ ही रहे हो, तो वहाँ पर महिलाएं कैसे अपने आप को इतना एटलीस्ट मजबूत करें कि अगर उन्हें एक टॉक्सिक शादी में नहीं रहना है तो वो बाहर आ सके। आत्मनिर्भर बनाए। मुझे लगता है ना कि जब तक आप अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, अपने खर्च कर, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जो खर्च करने का की जो क्षमता है ना उसको भी डेवलप करें कि पैसे आपके हैं तो खर्च भी आप ही करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे, अपने ऊपर करेंगी या जहाँ भी करेंगी वो फैसला आपका होगा। ये चीज़ें मतलब दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होना पड़ता है कि जो सोसाइटी कह रही है, क्योंकि सोसाइटी अभी तक उस बात को लेकर खुली नहीं है कि लोगों का तलाक हो सकता है। हाँ, स्टिल इन प्रोसेस थिंग। और बहुत सारी वहाँ पे बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। आई हैव बीन लकी इनफ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली साइड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर हर बार लड़कियां मुझे जितनी भाग्यशाली नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पे उन पेरेंट्स से भी बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके बेटे सुख से जिए, आपकी बेटियों को भी सुख से जीने का हक है। आत्मनिर्भर होना चाहिए उन्हें सबसे पहले। बिल्कुल, लेकिन आत्मनिर्भरता इज द बेस्ट थिंग, ताकि आप किसी पर डिपेंडेंट, अगर आप वह घर छोड़ रही हैं जिसको आपका अपना घर बताया गया था, तो आप अपने लिए वास्तव में आपका अपना एक जगह बना सकें, वास्तव में आपकी अपनी एक जगह बना सकें, अपना एक मकाम खड़ा कर सकें। भले ही एक कमरे का घर लें, पर उस पर आपका अपना मालिकाना हक हो, मतलब रेंट पर ही लें। मतलब आपका वो खुद का घर होना खुद चाहिए, का हो, जहाँ से आपको कोई निकाल ना सके। हाँ, दैट्स ऑल। अच्छा, जब हम प्रेमचंद की कहानी की बात कर चुके हैं यहाँ पे, तो और ये भी बात कर चुके हैं कि सिनेमा का कैसा इम्पैक्ट रहा है, तो वहाँ पर साहित्य, क्योंकि आप साहित्य से भी जुड़ी हुई हैं, किताबें आई हैं, पढ़ती लिखती भी हैं, तो वहाँ पर साहित्य ने कितना स्त्रीवाद को प्रभावित किया है और समाज को प्रभावित किया है स्त्रीवाद के जरिए। देखिए, मित्रों मरजानी तो आपने पढ़ा होगा। हाँ। मित्रों में एक बहुत गजब की पंक्ति ये है कि उसका पति कहता है, मित्रों नीचे देख। पहली बार जो मारता है क्यों देखता है? क्योंकि अपने पति की आंखों में देख रही होती है। उसकी सास भी कहती है, मित्र तू पागल है, नीचे देख लेना। पर मित्रों का बहुत बड़ा वो प्रोटेस्ट है कि मैं नीचे नहीं देखूं, तू सिर्फ इसलिए तू मर्द है और मुझसे कद में ऊंचा है तो क्या मैं नीचे देख लूं? वो एक प्रोटेस्ट है। तो मुझे लगता है कि मित्रों मरजानी जितनी लड़कियों ने पढ़ा होगा उसमें से अगर 10% में भी वो हिम्मत आ गई होगी, वो नीचे नहीं देखेंगे, तो उनकी जिंदगी थोड़ी सरल हो गई होगी। सुरेंद्र वर्मा की कहानी है ना, बहुत अच्छी है। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी व्हाट यू ड्रीम फॉर, आप उसको अचीव कर सकते हैं, आप अपने सपने को पा सकते हैं। तो बहुत अच्छी साहित्य, एक्चुअली आप जितना पढ़ते जाते हैं ना उतना बेहतर होते जाते हैं। जैसे मुझे मेजर बारबरा बहुत अच्छी कहानी लगती है। F.A. पिग्मेलियन में वो लड़की अपने लिए एक स्टैंड लेती है। पिग्मेलियन तो कहा जाता है कि उनकी जीबी शौकी अपनी निजी जिंदगी से प्रभावित कहानी है। एलिजा डोलिटल उसका मेन किरदार है। तो पिग्मेलियन क्यों इसका नाम है? क्योंकि जो प्रोफेसर हिगिंस हैं, पिग्मेलियन को अपनी ही कृति से प्यार हो जाता है। तो प्रोफेसर हिगिंस को एलिजा से मतलब अपनी रचना से हाँ। तो एलिजा डोलिटल एक फूल वाली होती है जो कि लंदन के किसी छोटे की गली में रहने वाली होती है, जो बहुत ही गंदा रहती है। उसको ही कन्वर्ट्स हर इनटू अ डैमसेल। उस डैमसेल से प्यार कर लेते हैं, बट देन हिज पेट्रियार्की टेक्स ओवर कि मैं इसको कैसे कन्फेस करूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। एंड देन शी आल्सो लव्स हिम बैक। बट होता क्या है कि उसको जब पता चलता है कि हिगिंस जो है वो सिर्फ अपने वो पुरुषोचित रुबाब में है, तो वो किसी और से शादी कर लेती है। वो ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जिसको हिगिंस पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं वो तुमको नहीं रख पाएगा, तो मैं रखूंगी उसको। दैट्स वेरी लाइक
even though GB Shaw was like creating something probably on his own, और कहते हैं एक ऐसा एक तैयार करना चाह रहे थे जिसमें पिग्मेलियन की छवि हो, पर उन्होंने स्त्री को जो आवाज दी है। और मुझे लगता है कि ऐसे पुरुष साहित्यकार जो हैं उनका होना बहुत जरूरी रहा है फेमिनिज्म के उत्थान के लिए। दे हैव प्लेड अ वेरी पिवटल रोल। अच्छा, जब हम इस पॉडकास्ट के आखिर में हैं, तो जब आज मैं तैयारी कर रही थी आपसे बातचीत की, तो आज बाय चांस ऐसा हुआ कि मैं कमलेश्वर जी को पढ़ रही थी और उनका एक उद्धरण मेरे को मिल गया। एक कोट था, उन्होंने बोला कि सनातनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे कि एक सनातनी माँ थी, वो इसीलिए सनातनी थी क्योंकि परंपरावादी होने के बावजूद सतत परिवर्तनशील थी। सनातनता का रहस्य भी यही है। बिल्कुल यही है रहस्य। सनातन मतलब क्या, जो शुरुआत से सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन इज अ वे ऑफ लिविंग, लाइक लाइफ स्टाइल। और सनातन का मतलब क्या है, एवर चेंजिंग। तो आप मतलब अगर आप कट्टर हो जाएंगे तो सनातन नहीं रहेंगे, तो वहीं पे आपकी सनातनता खत्म है। तो मुझे लगता है कि जो इतिहास में जो सबसे प्रोग्रेसिव किरदार रहे, इनफैक्ट गांधी जी को ही देखिए। अब गांधी जी को लेके लोगों की बड़े सवाल हो सकते हैं, जवाब हो सकते हैं, पर गांधी जी ने एक प्रोग्रेसिव, मतलब शुरू से एक प्रोग्रेसिव किरदार निभाया। आप इनफैक्ट प्रार्थना प्रवचन पढ़िए तो उनके स्त्रियां बहुत अधिक थी। और इनफैक्ट बा को भी उन्होंने बा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनकी जिंदगी में। तो जितने भी प्रोग्रेसिव लोग रहे हैं, उन सब लोगों ने स्त्रियों के अधिकारों को लेकर के एक अच्छी भूमिका निभाई है। आप देखिए ना, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या फिर राजा राम मोहन रॉय, इन सब का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि दे प्लेड इन रिस्टोरिंग वुमेन्स पावर, इक्वल पावर इन द सोसाइटी। अच्छा, जब हम स्त्रीवाद की बात ही कर रहे हैं, तो स्त्रीवाद जो भारतीय परंपरा और मूल्य हैं, उनको साथ में लेके कैसे आगे बढ़ सकता है? क्योंकि हम मॉडर्न एरा में हम ये मानते हैं कि अगर आप बहुत स्त्रीवाद की बात कर रहे हो तो जाहिर तौर पे आप भारतीय परंपराओं से बहुत अलग हो जाओगे। सवाल ये कि भारतीय परंपराएं क्या हैं? स्त्रियों को पीटना, स्त्रियों को दबाना, या फिर स्त्री को साथ लेकर चलना। क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ भी देखते हैं राधे कृष्ण, सीताराम, अगर आप इसी को भारतीय परंपरा मानते हैं तो वहाँ पे तो स्त्रियां बराबर की हकदार हैं। शिव पार्वती या अर्धनारीश्वर, भारतीय परंपरा का सबसे सुंदर उदाहरण अर्धनारीश्वर है। भारतीय परंपरा में शिव और पार्वती के जननांग की पूजा होती है। शिवलिंग क्या है, पार्वती क्यों नहीं है, और शिव का लिंग है। तो भारतीय परंपरा में तो स्त्रियां बराबर उपस्थित हैं, और फेमिनिज्म उसी बराबरी की बात करता है। तो आप किस भारतीय परंपरा की दुहाई देते हैं जब स्त्री विमर्श की बुराई करते हैं? तो चेंज कहाँ आया फिर, जब हम इतने समय से जब हम अपने देवी देवताओं को उस रूप में पूज रहे हैं बराबरी के साथ, बल्कि राधे का नाम शाम से पहले आ रहा है, सीता का पहले आ रहा है, तो वहाँ ऐसे चेंजेस क्यों आए? मतलब ये विकृति क्यों आ गई? विकृति की बहुत सारी वजह हो सकती है। मुझे लगता है ना कि मनुष्य जो है देवी देवताओं में तो बराबरी की, जैसे कि दुर्गा से तो बिल्कुल उम्मीद करता है कि वो बिल्कुल उसकी रक्षा करें, उनके नितंबों की और उसके स्तनों की, सबकी रक्षा करें। हे देवी, तुम मेरे पिंडलियों की रक्षा करना, तुम मेरे हाथ की रक्षा करना, पैर की रक्षा करना। देवी ही सारी जिम्मेदारी ले ले, ठीक है। और स्त्रियों पे एक बड़ा अच्छा एक थॉट प्रोसेस है कि स्त्रियों पर को संपत्ति की तरह स्त्री भी ट्रीट किया जाने लगा, क्योंकि उनके पास जन्म देने की शक्ति थी। और जब अगर स्त्री को पुरुष अपने पास बंद करके नहीं रखेगा तो कैसे जान पाएगा कि वही उस बच्चे का पिता है? ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा कोई रिसोर्स नहीं है। आपके पास जितने लोग होंगे उतनी आपकी शक्ति होगी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। विकृति की बहुत सारी वजह हो सकता है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि जो फेमिनिज्म है वो पुरुष विरोधी है, पुरुष ऐसा कहते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है कि अतिवाद हो गया है इसका? अतिवाद क्या होता है? आप किस बात को अतिवाद में गिनते हैं? जहाँ आप बराबरी की बात करते करते बोलने लगे कि हम आपसे श्रेष्ठ है, शायद वो पुरुष भी बोलते आए हैं। तो दरअसल हर एक्शन का न्यूटन का थर्ड लॉ है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप अगर कहेंगे पुरुष हम स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, तो वहाँ पे कुछ स्त्रियां भी आएंगी जो कहेंगी हम पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। पर अगर आप कहेंगे कि
हम समाज में बराबरी का दर्जा चाहते हैं तो स्त्रियां भी वही आपसे कहेंगी। आप प्रेम और मैत्री भाव अपनाएंगे तो स्त्रियां भी आपसे प्रेम और मैत्री भाव अपनाएंगी। आप रेडिकल होंगे तो आपका जवाब भी रेडिकल तरीके से दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है वो दमन करते चले जाएं और स्त्रियां जो हैं वो मतलब प्रेम और सद्भाव में ही रहें। अहिंसा तो हमेशा रहना चाहिए, खैर प्रेम और सद्भाव में ही रहें, तो वहाँ स्त्रियां भी रेडिकल होंगी। तो रेडिकल का जवाब रेडिकल है। मुझे नहीं लगता कि एक वेल थॉट प्रोसेस का और एक समझदारी भरे निर्णय का जवाब रेडिकलिटी से दे रही हैं स्त्रियां। एजुकेशन सिस्टम में बहुत मेजर रोल प्ले करता है और हम इसकी बात भी कर चुके हैं अभी इसी पॉडकास्ट में कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो एजुकेशन है, जो बेसिक है, उसमें ऐसे क्या चेंजेस हो सकते हैं जिससे जो महिलाएं हैं खास तौर पे वो अपने हकों को समझ पाएं, वो जान पाए कि कहाँ उनका दमन हो रहा है। गुड टच बैड टच की बात एक अलग है, वो तो है ही। इसके अलावा बेसिक कोर्स में आपको पता है, जब मैं त्रयाक्ष 2 या 3 4-5 साल का था, उसके टीचर्स को पढ़ा रही थी, मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल। हाँ। तो मैंने उसको बोला कि हमने ये बताइए उनको, मैम भले ही उसमें कुछ भी हो, आप ये सिखाइए उसको, घर की रोटी गोल, घर का पैसा गोल। रोटी ना तो मम्मी की है ना पापा की है, रोटी घर में बनती है, कोई भी बना सकता है, पैसा कोई भी कमा सकता है। तो ये जो एक बेसिक एजुकेशन एंटी विमेन एक थॉट प्रोसेस है किताबों में, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। राम स्कूल जा, सीता झाड़ू लगा, हम सब ने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक, जो पहली दूसरी क्लास में आती है। तो इसी को चेंज करना पड़ेगा। लड़कियों का रोल रिवर्सल करना पड़ेगा। लड़कियों का रोल घर में रहना नहीं है, या लड़कियों का रोल बहुत होकर के टीचर। जब हम देखते हैं ना, एक तस्वीर होती है तो लड़कियां फीमेल प्रोफेशनल्स की तस्वीर लगती है, डॉक्टर या फिर या तो डॉक्टर होती हैं, नर्स होती हैं, या फिर टीचर होती हैं। फीमेल प्रोफेशनल्स कैन बी मैकेनिक, कैन बी कार ड्राइवर, कैन बी टैक्सी ड्राइवर, कैन बी एनीथिंग, कैन बी जर्नलिस्ट, कैन बी एनीथिंग। तो वो जो रोल रिवर्सल्स बेसिक लेवल पे है ना, जो स्त्रियों के लिए कोई के लिए जो स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, लड़कों के लिए जो स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, उन चीज़ों को थोड़ा सा बदलना होगा। थोड़ा क्या, बहुत बदलना होगा, बहुत बिल्कुल मूल स्तर पे। कि कोई भी लड़का, वार्ड बॉय भी नर्स, ए बॉय कैन बी ए नर्स। मतलब मतलब सारी चीज़ों को, जो ऑप्शंस हैं, बचपन में ही ये जाहिर करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि लड़कियों के लिए भी दुनिया उनकी, आसमान उनका है, और लड़कों के लिए भी आसमान उनका है। जिसमें अधिक योग्यता होगी वो उसको हासिल कर लेगा। दैट्स ऑल। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है, क्योंकि हमने महिलाओं के लिए और महिलाओं के एजुकेशन के लिए, बराबरी के लिए हमने बहुत सारी बातें कर ली और बहुत सारा कुछ जानने सीखने को मिला। आई होप कि जो लोग हमें देखेंगे और देख रहे होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल और है कि फेसबुक पर आपके साथ इतने सारे विवाद क्यों होते हैं? ये मैं भी, इट्स लाइक यू नो, मैं भी इस सवाल का जवाब चाह रही हूँ। प्रोबेबली शायद मैं बहुत वोकल हूँ। आई रिस्पॉन्ड एंड आई से वट एवर आई से। मैं बहुत उससे मैं कह देती हूँ तो फिर पीछे नहीं हटती हूँ। तो जाहिर बात है, जैसे ऑर्गेज्म वाले मसले में भी मैं नहीं हटी अपनी बात से पीछे, या फिर जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आती है उस पर मैं खुल करके, या फिर मुझे नहीं लगता तो खुल करके अपनी बात लिख देती हूँ। तो और ये विवाद नहीं होंगे तो फिर बात कैसे होगी? फिर आपने आज भी बहुत सारी बातें खुल करके की हैं, तो बहुत अच्छा लगा अनुशक्ति जी आपसे बात करके। उम्मीद है हम फिर मिलते रहेंगे इसी तरीके से, खूब सारी बातें करते रहेंगे, समृद्ध होते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मुझे इट वाज लाइक म्यूचुअल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया दीपाली, शुक्रिया आप सभी का धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए। आप देख रहे थे अमर उजाला काव्य। आप भी लिखते रहिए, जुड़ते रहिए, और आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।